हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राम राम साथियों, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे साथियों। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो समरी है, जो भूमिका है, वो मैंने कल आपके सामने कल वाले वीडियो में अपलोड कर दी थी। और आज अपन बात करेंगे दोस्तों प्रजनन तंत्र। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है। नर के अंदर नर जनन तंत्र होता है, मादा के अंदर मादा जनन तंत्र उपस्थित होता है। नर और मादा के अंदर ये तंत्र अलग अलग तरीके से उपस्थित होते हैं। तो आज अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन लेकर के चल रहे हैं दोस्तों नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, कि नर के अंदर ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स आपस में मिलकर के इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उद्भव करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऐसे अंग हैं जिनसे मिलकर के ये तंत्र बना हुआ है। तो साथियों, सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के पॉइंट का, आज के टॉपिक का सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं डाल रहा हूं, और वो क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन किस टाइप से आता है? निम्न में से नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, निम्न में से नर जनन तंत्र का भाग है, निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, या फिर निम्न से मादा जनन तंत्र का भाग है। तो साथियों, आपसे इस चार तरीके से किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नर जनन तंत्र की अपन बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो दोस्तों नर का मतलब होता है पुरुष। तो पुरुष के अंदर किस प्रकार से जनन तंत्र का निर्माण हो रहा है, कौन कौन से ऑर्गन्स भाग ले रहे हैं, तो मैं आपको एक विशेष बात पहले बता देता हूँ। नर जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से जो पॉइंट आपके विशेष पढ़ेंगे अपन। नंबर 1 आता है साथियों वृषण, नंबर 1 आता है वृषण, टेस्टिस। नंबर 2 पढ़ेंगे दोस्तों अधिवृषण, अधिवृषण, एपिडिडेमस। नंबर 3 पढ़ेंगे साथियों शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिनियां। नंबर 4 पढ़ेंगे दोस्तों शुक्राशय, शुक्राशय। नंबर 5 पॉइंट आता है साथियों आपका शिश्न, पेनिस। नंबर 6 पॉइंट आता है दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है प्रोस्टेट ग्रंथि से। और नंबर लास्ट आता है दोस्तों काउट्रस ग्रंथि, काउट्रस ग्रंथि। तो साथियों, ये 7 जो ऑर्गन्स हैं, 7 जो ऑर्गन्स वो आपस में मिलते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये आपको इस सीक्वेंस के हिसाब से याद रखना है, जिस प्रकार से मैंने आपको बोर्ड पे दिखा रखे हैं। तो ध्यान से सुना दोस्तों। सबसे पहले पर बात करेंगे वृषण की। वृषण के बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो है अधिवृषण। अधिवृषण के बाद पढ़ेंगे शुक्रवाहिनियां, फिर आता है शुक्राशय, फिर आता है शिश्न, और फिर आपकी 2 सहायक ग्रंथियां, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन छोड़ करके जाती है आप लोगों के लिए वो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, और लास्ट आता है दोस्तों काउट्रस ग्रंथि। तो साथियों, ये विशेष जो नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं, क्योंकि यहाँ से मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे निकलते हैं। जैसे कि मान लो उसने दिया निम्न में से नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, निम्न में से नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 अधिवृषण, ऑप्शन नंबर 2 शुक्राशय, ऑप्शन नंबर 3 शिश्न, और ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने वो डाल देगा गर्भाशय। तो आपको याद रखना दोस्तों, गर्भाशय नर जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो आपको ये नाम अच्छी तरीके से याद रखना है, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, शिश्न, प्रोस्टेट ग्रंथि, और लास्ट जो ग्लैंड आती है दोस्तों वो है काउट्रस ग्रंथि। तो साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं वृषण की। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नर जनन तंत्र से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आज तक के पेपर में निकले हैं, नर जनन तंत्र से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक के पेपर में जो निकले हैं वो किससे निकले हैं दोस्तों? वो वृषण से निकलते हैं, टेस्टिस से निकले हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे वो प्रोस्टेट ग्रंथि से भी पूछे जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट तो आप लोगों के लिए विशेष हैं। जरूरी नहीं कि आप इन 2 को याद करें, आप सभी की थोड़ी थोड़ी बातें जरूर याद रखें। तो देखो, लेकर के चलता हूं मैं सबसे पहले वृषण की। तो टेस्टिस की यदि अपन बात करें, वृषण की यदि अपन बात करें, तो कहाँ स्थित होते हैं, क्या काम संपन्न करते हैं, तो साथियों देखो चर्चा करते हैं।
वृषण। मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूँ, मैं नर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेल की बातें करें पर नर जनन तंत्र पढ़े, मादा का किसी प्रकार का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे। देखो दोस्तों, वृषण की बात करें तो ये पहले तो बात करते हैं स्थित कहाँ होते हैं, टेस्टिस कहाँ स्थित होते हैं। तो याद रखना साथियों, उदर गुहा से बाहर, उदर गुहा से बाहर एक थैली नुमा संरचना में सुरक्षित होते हैं। कैसी संरचना में? थैली नुमा संरचना में। और ये थैली नुमा संरचना कहलाती है वृषण कोश। क्या कहलाती है दोस्तों? वृषण कोश कहलाती है। तो आपको याद रखना है, प्रत्येक नर की जो वृषण है वो उदर गुहा से बाहर एक थैली नुमा संरचना में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें इनकी संख्या की, तो याद रखना साथियों, नर के अंदर इनकी संख्या होती है एक जोड़ी, एक पेयर उपस्थित होता है। एक जोड़ी का मतलब कितने टेस्टिस होंगे? 2 टेस्टिस उपस्थित होंगे। अब देखो विशेष जो पॉइंट क्या है कि सर नर में वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों स्थित होते हैं? नर में वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों स्थित होते हैं? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है दोस्तों। याद रखना, वृषण में किनका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है दोस्तों? शुक्राणुओं का निर्माण। कल भी अपन बात करके गए थे, जो जनन ग्रंथि होती है वो वृषण होती है नर के अंदर, और ये शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और इन शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो आवश्यक ताप होता है, शुक्राणु निर्माण के लिए जो आवश्यक तापमान होता है वो होता है दोस्तों 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना, बहुत विशेष पॉइंट है। शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक है संभव जो ताप है वो 30 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, जबकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं आपको यूं बताऊं कि उदर गुहा का टेम्परेचर भी कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उदर गुहा के अंदर यदि ये टेस्टिस स्थित होते तो नर में कभी भी शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं हो पाता, या फिर मान लो बाय द वे बन भी जाते तो इनकी क्रियाशीलता बिल्कुल भी नहीं होती, निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती, जिससे संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। तो ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि नर के अंदर जो टेस्टिस उदर गुहा के बाहर जिस थैलीनुमा संरचना में स्थित है, उस थैलीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? वृषण कोश कहते हैं। और इस वृषण कोश का जो टेम्परेचर है वो इस उदर गुहा या शरीर के टेम्परेचर से लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है साथियों? कम होता है। या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उदर गुहा का ताप वृषण कोश के ताप की अपेक्षा कितना ज्यादा होता है? उदर गुहा का ताप वृषण कोश के ताप की अपेक्षा कितना ज्यादा होता है? तो 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होता है। या फिर कम पूछा जा सकता है कि वृषण कोश का तापमान उदर गुहा के तापमान की अपेक्षा कितना कम होता है? तो वो 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो आवश्यक न्यूनतम जो संभव ताप हो कितना है दोस्तों? 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब शुक्राणु का निर्माण 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही संभव है। इसलिए नर के अंदर टेस्टिस हमेशा उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। बात करें साथियों इनके आकार की, तो वृषण का जो आकार होता है मेरे दोस्तों वो होता है अंडाकार। वृषण किस आकार के होते हैं? अंडाकार होते हैं, अंडे के जैसे होते हैं। संख्या कितनी होगी? एक जोड़ी होगी। देखो दोस्तों, कुछ विशेष बातें मैं आपको बताता हूँ। कुछ जंतुओं की यदि मैं बात करूँ तो कुछ जंतुओं में क्या होता है, कुछ जंतुओं में वृषण जो है, वृषण है हमेशा ही उदर गुहा में स्थित होते हैं। हमेशा ही कहाँ स्थित होते हैं? उदर गुहा में स्थित होते हैं। कुछ जंतुओं की बात कर रहा हूं मैं, तो कुछ जंतुओं के अंदर वृषण हमेशा ही कौन सी गुहा में स्थित होते हैं? उदर गुहा में स्थित होते हैं। और उदर गुहा में मतलब वो वृषण कोश में नहीं आते हैं, तो उदर गुहा में स्थित होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है दोस्तों वृषण गुपीता। बहुत अच्छी क्रम है ये, वृषण गुपीता।
जिसे अंग्रेजी में क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहा जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। कुछ जंतुओं के जो वृषण है वो हमेशा ही उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वृषण गोपीता। वृषण का मतलब आपके टेस्टिस हो गए, और गोपीता का मतलब क्या? गोपनीय है। गोपनीय है, गुप्त है, वो वृषण कोश में नहीं है, वो उदर गुहा के अंदर स्थित है, जिसे वृषण गोपीता या क्रिप्टोऑर्किडिज्म के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको विशेष याद रखना है कि कुछ जंतुओं के जो वृषण होते हैं वो हमेशा उधर गुहा में स्थित होते हैं, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? वृषण गोपीता के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसे सर कौन कौन से जीव हैं जो क्रिप्टोऑर्किडिज्म का गुण दर्शाते हैं, तो दोस्तों याद रखना, हाथी, ब्लू व्हेल, एकिडना, प्लेटिपस और समुद्री गाय। अब आप ये मत बोलना कि सर आप पढ़ा तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो और आप बात कर रहे हो गाय की, है ना? आप बात कर रहे हो किसकी? गाय की। तो गाय में टेस्टिस कहाँ से होंगे? तो घबराने की बात नहीं है, नर है ये। जैसे अपन बिल्ली की बात करते हैं तो कभी आपने बिलाव लिखा हुआ तो नहीं देखा? कभी किसी किताब में बिलाव नहीं लिखा था ना? तो बिल्ली नर भी तो हो सकती है, मादा भी हो सकती है। तो कुछ जंतुओं के वृषण हमेशा ही कहाँ स्थित होते हैं? उधर गुहा के अंदर स्थित होते हैं, जिसे वृषण गोपीता है, क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहा जाता है। और ऐसे जंतुओं के एग्जाम्पल हैं हाथी, ब्लू व्हेल, एकिडना, प्लेटिपस और समुद्री गाय। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं, कुछ जंतुओं में क्या होता है? कुछ जंतुओं में वृषण केवल और केवल जनन काल के समय, केवल और केवल कौन से समय? जनन काल के समय, मतलब जब उन जीवों की प्रजनन ऋतु आती है, प्रजनन ऋतु आती है तो उस प्रजनन ऋतु के अंदर क्या होगा? वृषण उदर गुहा से निकलकर किस में आ जाते हैं? वृषण कोश में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं दोस्तों? वृषण कोश में। और प्रजनन काल की ऋतु जैसे ही खत्म हो जाती है तो शेष समय कहाँ स्थित होते हैं? उधर गुहा में स्थित होते हैं। तो ये भी पॉइंट विशेष आपके लिए बहुत अच्छा है कि कुछ जंतुओं के वृषण तो हमेशा ही उधर गुहा में स्थित होते हैं, जिसे वृषण गोपीता कहते हैं। नर के वृषण हमेशा ही उधर गुहा से बाहर है वृषण कोश में। लेकिन कुछ जंतुओं के वृषण केवल जनन काल के समय, प्रजनन ऋतु के समय तो कहाँ आ जाते हैं? वृषण कोश में, जो बाहर थैलीनुमा संरचना होती है उसके अंदर आ जाते हैं। और जैसे उनका प्रजनन काल खत्म हो जाता है, प्रजनन ऋतु खत्म हो जाती है, तो वो वापस कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? उधर गुहा में चले जाते हैं। ऐसे जंतुओं के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, चूहा, गिलहरी, खरगोश। देखो अभी चूहा, गिलहरी, खरगोश। अब फिर आप बात करोगे सर गिलहरी तो मादा होगी, तो गिलहरी की जगह गिलहरों तो आपको कभी मिलेगा नहीं, है ना? तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी? नर गिलहरी की। किसकी बात कर रहा हूँ? नर गिलहरी की। चूहा, गिलहरी, खरगोश। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं कुत्ता और बिल्ली। कुत्ता और बिल्ली। अब बिल्ली फिर आ गई, तो मैं नर बिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं मादा बिल्ली की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ जंतुओं के वृषण केवल जनन काल के समय वृषण कोश में आते हैं और शेष समय कहाँ स्थित होते हैं दोस्तों? उधर गुहा में स्थित होते हैं। एग्जाम्पल हो गया कुत्ता, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली और चूहा। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनके वृषण को शल्य क्रिया के द्वारा काट दिया जाता है। कौन सी क्रिया के द्वारा? शल्य क्रिया के द्वारा क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। मतलब कुछ जंतुओं के वृषण शल्य क्रिया के द्वारा काट भी दिए जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है दोस्तों जनननाशन। देखो जनन नाम जननांगों का है, मैं काफी बार इसकी चर्चा कर चुका हूँ। जहाँ आपको गोनेडो नाम मिल गया, जनक नाम मिल गया, तो सीधा क्वेश्चन आपका रिलेटेड होगा जननांगों से। नाशन का मतलब क्या है? नाश कर देना। जनन अंगों का क्या कर दिया गया है? नाश कर दिया गया है। किस प्रकार से?
तो कुछ जंतुओं के अंदर वृषण को शल्य क्रिया के द्वारा काट दिया जाता है। इस प्रोसेस को जनक नाशन या कैस्ट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैस्ट्रेशन या जनक नाशन के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे बकरे की बात करें तो बकरे के अंदर ये प्रोसेस काफी बार संपन्न करवाई जाती है। और जिन जंतुओं की ये प्रोसेस करवाई जाती है, जिन जंतुओं के वृषण को शल्य क्रिया के द्वारा काट दिया जाता है, ऐसे जानवर बढ़िया जानवर कहलाते हैं। मैं बढ़िया जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये बढ़िया बन जाते हैं, बढ़िया जानवर कहलाते हैं। मतलब जिन जंतुओं की कैस्ट्रेशन की प्रोसेस संपन्न करवाई जाती है तो वो कौन से जानवर कहलाते हैं दोस्तों? बढ़िया जानवर के नाम से उनको जानते हैं। तो ये कुछ विशेष पॉइंट आपके वृषण से रिलेटेड जो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आज मैं थोड़ा रिपीटेशन कम करूँगा क्योंकि टॉपिक अपना थोड़ा लंबा चलेगा। अब देखो अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ से बहुत बार सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, इसके अलावा एसएससी, एलजीसी, पटवारी इत्यादि पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वो कौन कौन से प्रश्न है ऐसे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मैं लेकर के जाता हूँ क्वेश्चन। देखो दोस्तों, प्रश्न की जो मूलभूत इकाई होती है, अब आपको मूलभूत की जगह मैं 3 नाम बताता हूँ। वो संरचनात्मक नाम भी दे सकता है, वो क्रियात्मक नाम भी दे सकता है, वो कार्यात्मक नाम भी दे सकता है। तो वृषण की जो मूलभूत या क्रियात्मक इकाई होती है मेरे दोस्तों, वो होती है शुक्रजन नलिका। कौन सी नलिका? शुक्रजन नलिका। जिस प्रकार अपना जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार हम बात करें तो टेस्टिस किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? शुक्रजन नलिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। वृषण की मूलभूत या क्रियात्मक इकाई शुक्रजन नलिका होती है। फिर बात करें तो वृषण जो होते हैं वो देहभित्ति, देहभित्ति का मतलब क्या है? शरीर। देहभित्ति, देह का मतलब शरीर होता है, शरीर की भित्ति के द्वारा एक विशिष्ट संरचना के माध्यम से जुड़े हैं। तो वृषण देहभित्ति से जिस संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं उस संरचना का नाम दोस्तों आपको याद रखना है, मीजोरकियम। मीजोरकियम नामक संरचना के द्वारा नर के टेस्टिस देह भित्ति से जुड़े हुए रहते हैं। कौन सी संरचना की बात कर रहा हूँ? मीजोरकियम की। क्या क्वेश्चन बनता है इसका कि नर के वृषण शरीर की या देह भित्ति की कौन सी संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं? तो वो मीजोरकियम नामक संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं। विशेष पॉइंट की यदि बात करूँ तो यहाँ का क्वेश्चन रीट 2018 के पेपर में भी आया था। काफ़ी बार पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको बहुत अच्छी तरीके से गहन स्टडी करनी है मेरे साथ जुड़ करके आपको, तो ध्यान से सुनेंगे। वृषण की आंतरिक संरचना में, वृषण की इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है, आंतरिक जो संरचना होती है, इस वृषण की आंतरिक संरचना में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। और वो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या है? तो वृषण की आंतरिक संरचना के अंदर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती जिन्हें अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं कहा जाता है। कौन सी कोशिकाएं कहा जाता है दोस्तों? अंतराली या लीडिंग कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। और वृषण की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट प्रकार का हार्मोन सीक्रेट होता है मेरे दोस्तों, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या काम संपन्न करता है? तो ये नर के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण करता है। नर के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर क्या करता है दोस्तों? नियंत्रण करता है। और नर के गौण लैंगिक लक्षणों की बात करें तो दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, शरीर पर बालों का अधिक उपस्थित होना, मांसपेशियों का बलिष्ठ होना, कार्य क्षमता में अधिक वृद्धि होना, शरीर बिल्कुल फुर्तीला होना, इसके अलावा ये अंश मेखला वाला भाग है ये ज़्यादा चौड़ा होना।
तो ये क्या है, सारे के सारे ये नर के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है। और इन द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कहा जाता है दोस्तों नर या पुरुष विकास हार्मोन। नर या पुरुष विकास हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन को। क्यों कहा जाता है? नर के गौण लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण करता है। कहाँ से सीक्रेट होता है? अंतरालीय लीडिंग कोशिकाओं से। अंतरालीय लीडिंग कोशिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? तो वो वृषण की आंतरिक संरचना में स्थित होती है। तो ये विशेष पॉइंट है, 3-4 क्वेश्चन आपकी इस लाइन से बनते हैं, आपको याद रखने हैं। फिर बात करें तो इनके अलावा वृषण के अंदर 2 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं और उपस्थित होती हैं। और वो मुख्य प्रकार की कोशिकाएं साथियों कौन सी हैं? नंबर 1 आती है मेरे दोस्तों स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। देखो दोस्तों स्पर्म की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म का मतलब क्या होता है? शुक्राणु होता है सर। स्पर्म का मतलब क्या है? शुक्राणु है। और ये बात अपन कल कर चुके हैं दोस्तों कि वृषण में शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा, वृषण में शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा किनका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्या बनते हैं दोस्तों? शुक्राणु बनते हैं। कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। किन कोशिकाओं की मदद से बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल की मदद से बनते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं? शुक्र जनन की क्रिया के दौरान बनते हैं। तो एक सटीक लाइन की बात करें तो वृषण के अंदर पाई जाने वाली स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं जो हैं वो शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण करती है? शुक्राणुओं का, स्पर्म का निर्माण करती है। दूसरी जो सेल होती है दोस्तों वो होती है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका। और सर्टोली कोशिका क्या काम संपन्न करती है सर? तो आप सभी को पता है कि ये सेल होती हैं, इनको एनर्जी की आवश्यकता होती है, इनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, इनको भोजन की आवश्यकता होती है। तो शुक्राणु जैसे ही बन गया तो उसको न्यूट्रिशन तो चाहिएगा ना। तो ध्यान देना दोस्तों सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा परिवर्धनशील शुक्राणुओं को, किनको? परिवर्धनशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में किया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। क्या प्रदान किया जा रहा है? पोषण प्रदान किया जा रहा है। तो याद रखना शुक्राणुओं को पोषण किसके रूप में प्रदान हो रहा है? ग्लाइकोजन के रूप में। ये ग्लाइकोजन के रूप में शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कौन करती है? सर्टोली कोशिकाएं करती है। सर्टोली कोशिकाएं किस में पाई जा रही हैं? तो सर टेस्टिस में पाई जा रही हैं। इसके अलावा बात करें तो इन सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा AMH मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन स्रावित होता है। AMH का पूरा नाम दोस्तों याद रखना है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ए का मतलब एंटी, एम का मतलब मुलेरियन, एच का मतलब हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन सीक्रेट करती है और ये क्या करता है? नर एवं मादा जननांगों के विकास का संदमन करता है। नर और मादा जननांगों के विकास का क्या करता है दोस्तों? संदमन करता है। और संदमन का मतलब क्या होता है? रोकना होता है। क्या होता है दोस्तों? रोकना होता है। तो ये तीनों प्रकार की सेल इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार वापस में रिपीट कर रहा हूँ। वृषण की आंतरिक संरचना में अंतरालीय लिविंग कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विशिष्ट प्रकार का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर यह हार्मोन कंट्रोल करता है, इसलिए इसको नर या पुरुष विकास हार्मोन के नाम से जाना जाता है। याद रखना नर जनन तंत्र की नर जो जनन ग्रंथि है वृषण, उसे एक ही प्रकार का हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। इसके अलावा 2 सेल और पाई जा रही है स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या काम करती हैं? तो शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। और सर्टोली कोशिकाएं क्या कार्य कर रही हैं? तो ये परिवर्धनशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य संपन्न करती हैं। तो ये इतनी सारी बातें दोस्तों आपको याद प्रश्न की सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुका हूँ। आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, वृषण में किनका निर्माण हुआ? सर वृषण में शुक्राणु का निर्माण हो गया।
किनका निर्माण हो गया दोस्तों? शुक्राणु का निर्माण हो गया। अब देखो वृषण में जो निर्मित शुक्राणु हो वो कहाँ जाएंगे, कौन उनको लेकर के जाएगा? तो पहले अपन बात करते हैं वृषण के अंदर निर्माण किनका हुआ? शुक्राणु का हुआ सर। शुक्राणु का निर्माण कहाँ हुआ है? वृषण में हो गया। इसमें हो गया, वृषण में हो गया। अब दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्तों, अधिवृषण की एपिग्रेमस। पहले तो अपन बात कर लेते हैं इसकी लंबाई की। तो वृषण की जो लंबाई होती है, उनकी जो लेंथ होती है दोस्तों, वो लगभग 6 मीटर होते हैं और इस संरचना में स्थित है, कुंडलित अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं दोस्तों? कुंडलित अवस्था में होता है। नर के अंदर इनकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर। कौन सी अवस्था में होते हैं? कुंडलित अवस्था में होते हैं। ध्यान रखना, अधिवृषण क्या कार्य संपन्न करता है? वृषण का कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना, लेकिन अधिवृषण क्या करता है दोस्तों? शुक्राणुओं का संग्रहण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ऐसा क्वेश्चन पाचन तंत्र में भी आया था कि पित्त रस का निर्माण तो कहाँ हुआ था? लीवर में हुआ था। और पित्त रस का संग्रहण कहाँ हुआ था? तो पित्ताशय में हुआ था। याद है ना आपको? भूल मत जाया करो कभी भी। इसी प्रकार अपन बात करें तो शुक्राणु का निर्माण तो किसमें हुआ? वृषण में हुआ। और शुक्राणु का संग्रहण कौन कर रहा है? अधिवृषण कर रहा है। इसके अलावा अधिवृषण एक विशिष्ट प्रकार का कार्य संपन्न करता है। वो क्या है? शुक्राणु बन तो किसमें गए? वृषण में, लेकिन यह शुक्राणुओं को निषेचन के योग्य बनाता है। यह है काम की चीज। शुक्राणुओं को क्या करता है? निषेचन के योग्य बनाता है। मतलब एग को, उस ओवम को, उस अंडे को, मादा जननांग अंडाशय के द्वारा जो अंडा निकला है, जो अंडाणु निकला है, उस अंडाणु को किस प्रकार से निषेचित करना है, उस निषेचन क्रिया के लिए यहाँ शुक्राणुओं को ट्रेनिंग मिलती है। ये इनका प्रशिक्षण केंद्र अपन मान सकते हैं। तो अधिवृषण क्या कर रहा है? शुक्राणुओं को निषेचन के योग्य बनाता है। और इस क्रिया को दोस्तों कहा जाता है योग्यतार्जन। योग्यतार्जन, योग्यतार्जन का मतलब योग्यता प्लस अर्जन, मतलब उनको क्या मिल गई है? योग्यता मिल गई है कि आप अंडाणु को निषेचित कर सकते हैं। अंग्रेजी में बोले तो इसे कहा जाता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन तो अच्छी क्रम है आप लोगों के लिए। ये भी शुक्राणु का संग्रहण करता है। 6 मीटर लंबी कुंडलित अवस्था में पाई जाने वाली संरचना है और शुक्राणुओं को निषेचन के योग्य बनाता है। इस प्रोसेस को योग्यतार्जन या कैपेसिटेशन कहा जाता है। शुक्राणु बने किसमें? वृषण में। संग्रहित कहाँ में है? अधिवृषण में। अब क्या होगा? ये नाम आपको दिख रहा है शुक्रवाहिनियां। शुक्रवाहिनियां आपको पता हो तो स्कूल बस के ऊपर नाम लिखा हुआ होता है बाल वाहिनी। क्या होता है दोस्तों? बाल वाहिनी। और बाल वाहिनी का मतलब क्या है? बच्चों को लाने वाली बस को बाल वाहिनी कहते हैं। और जाहिर सी बात है, ये क्या है? शुक्रवाहिनी। तो किसको लेकर के जाएगी? शुक्राणुओं को लेकर के जाएगी। वो बाल वाहिनी बच्चों को लेकर के जाती है और ये किसको लेकर के जाती है? शुक्राणुओं को लेकर के जाती है। कहाँ लेकर के जाती है? स्कूल बस घर से स्कूल में, स्कूल से घर बच्चों को छोड़ती है। और शुक्रवाहिनी क्या करती है? अधिवृषण के अंदर संग्रहित जो शुक्राणु है, अधिवृषण में संग्रहित जो शुक्राणु है दोस्तों, उन अधिवृषण में संग्रहित शुक्राणु को कहाँ लेकर के जाती हैं? तो सर ये शुक्राशय में लेकर के जाती है। कहाँ लेकर के जाती है दोस्तों? शुक्राशय में लेकर के जाती है। अब देखो 2 टेस्टिस है आदमी के, नर के, तो शुक्रवाहिनियों की संख्या भी कितनी होगी? 1 जोड़ी होगी। कितनी होगी? 1 जोड़ी। तो शुक्रवाहिनियों की बात करें तो 1 जोड़ी होती है। शुक्राणुओं को ले जाने का काम संपन्न करती हैं। कहाँ से कहाँ लेकर के जाती हैं? तो अधिवृषण से शुक्राशय में ले जाने का कार्य संपन्न करती हैं। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका वो है साथियों शुक्राशय। शुक्राशय और शुक्राशय के भी 2 क्वेश्चन दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बात करते हैं क्या पॉइंट आते हैं इसके। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका शुक्राशय। देखो दोस्तों,
शुक्राणु बने किसमें, वृषण में, इकट्ठे कहाँ में, अधिवृषण में। शुक्रवाहिनियां क्या कर रही हैं, संग्रहित शुक्राणुओं को शुक्राशय में ले जाने का कार्य संपन्न करती है। देखो, शुक्राशय के द्वारा विशिष्ट प्रकार का शुक्र तरल पदार्थ स्रावित होता है। क्या साबित होता है दोस्तों, शुक्र तरल पदार्थ। और इस शुक्र तरल पदार्थ में कौन सी शर्करा होती है, फ्रक्टोज शर्करा होती है। याद रखना दोस्तों, इसके अलावा इसमें ग्लूकोज शर्करा भी होती है। कौन सी शर्करा भी होती है, ग्लूकोज शर्करा भी होती है। तो आपको विशेष ध्यान क्या रखना है, शुक्राणु, यदि शुक्राणु के अंदर फ्रक्टोज शर्करा मिल गई, फ्रक्टोज शर्करा ऐड हो गई, तो दोस्तों याद रखना ये बन जाता है वीर्य या सीमेन। क्या बन जाता है दोस्तों, वीर्य या सीमेन बन जाता है। नर जननांगों से निकलने वाले तरल क्षारीय पदार्थ को, तरल दूध या क्षारीय पदार्थ को क्या कहा जाता है, वीर्य या सीमेन कहा जाता है। और ये वीर्य या सीमेन के अंदर या शुक्र तरल पदार्थ के अंदर जो फ्रक्टोज शर्करा है, ये क्या करती है, इन शुक्राणुओं को फिर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य संपन्न करती है, पोषण प्रदान करने का कार्य संपन्न करती है, एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य संपन्न करती है। तो शुक्र तरल पदार्थ फ्रक्टोज शर्करा जैसे ऐड होगी तो उसको अपन वीर्य या सीमेन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शुक्राशय वीर्य का कितना प्रतिशत भाग बनाता है। तो याद रखना दोस्तों, लगभग 60 से 80% भाग किसका, वीर्य का। किसके द्वारा बनाया जाता है, शुक्र तरल पदार्थ के द्वारा बनाया जाता है। शुक्र तरल पदार्थ कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, शुक्राशय से सीक्रेट हो रहा है। तो ध्यान देना, सीमेन या वीर्य का 60 से 80% भाग शुक्र तरल पदार्थ के द्वारा तैयार किया जा रहा है। और शुक्र तरल पदार्थ कहाँ से सीक्रेट हुआ, शुक्राशय से सीक्रेट हुआ। शेष जो वीर्य का, शेष वीर्य का कितना % भाग बच गया, 20 से 40% भाग। और ये बनाती है दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बनाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो याद रखना, वीर्य या सीमेन को बनाने में मुख्यतः 2 ऑर्गन्स यहाँ पर काम में आ रहे हैं। मुख्यतः 2 ऑर्गन्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक शुक्राशय जो लगभग 60 से 80% भाग तैयार कर रहा है, और दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि जो लगभग 20 से 40% भाग बनाती है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से क्या करना है दोस्तों, क्लियर करके रखना है। फिर यदि बात की जाए तो कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता एवं बिल्ली में, अब बिल्ली की बात कर रहा हूं तो नर बिल्ली आ गई फिर से, है ना। कुत्ता और बिल्ली में शुक्राशय एब्सेंट होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके अलावा शुक्राशय क्या है, तो शुक्राशय के बारे में एक विशिष्ट पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, यह नर में, कौन है, शुक्राशय नर में मादा की अंडवाहिनी का, मादा की अंडवाहिनी का अवशेष माना गया है। मादा की अंडवाहिनी का क्या माना गया है, अवशेष माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अपन बात कल अंडवाहिनी की कर चुके हैं, और मादा जनन तंत्र जब पढ़ाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर कर देंगे इस अंडवाहिनी के अंदर कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो आपको पता है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। भाग इसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, शुक्र तरल पदार्थ के द्वारा जो शुक्राशय से सीक्रेट हो रहा है। शेष वीर्य का 20 से 40% भाग प्रोस्टेट ग्रंथि तैयार करती है। कुत्ता बिल्ली के अंदर शुक्राशय एब्सेंट होते हैं, और नर में इसको मादा के अंडवाहिनी का क्या माना गया है, अवशेष माना गया है। आपको अच्छी तरीके से डाटा याद रखनी है। फिर बात करते हैं तो शुक्राशय के बाद का जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो है शिश्न, पेनिस। और ये किस प्रकार की क्रिया को संपन्न करता है, तो इसकी चर्चा भी अपन करते हैं। शिश्न, पेनिस,
देखो दोस्तों, प्रत्येक नर की अपन बात करें तो नर के अंदर एक शिश्न उपस्थित होता है और यह विशिष्ट प्रकार के स्पंजी उत्तकों से बनी संरचना है। किनसे बना हुआ है? स्पंजी उत्तकों से बनी हुई बेलनाकार संरचना होती है। बेलनाकार संरचना होती है। कौन से उत्तकों से बनी हुई? स्पंजी उत्तकों से बनी हुई बेलनाकार संरचना होती है। और इसकी बात करें, ध्यान से सुना, एक विशिष्ट पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं। इसे नर का मैथुनी अंग कहा जाता है। नर का सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। मतलब कि नर के द्वारा जो मैथुन क्रिया संपन्न की जाती है, जो सेक्स क्रिया संपन्न की जाती है, वो किस ऑर्गन के द्वारा संपन्न होती है? तो वो पेनिस के द्वारा संपन्न होती है। फिर बात करें तो शिश्न का जो आधारीय भाग होता है, शिश्न का आधारीय मतलब आगे वाला जो भाग होता है दोस्तों, वो आधारीय भाग कुछ फूला हुआ होता है। कैसा होता है? फूला हुआ होता है। और इस फूले हुए भाग को कहा जाता है शिश्न मुंड। क्या कहा जाता है दोस्तों? शिश्न मुंड कहा जाता है। तो याद रखना, शिश्न के आधारीय फूले हुए भाग को किस नाम से जाना जाता है? शिश्न मुंड के नाम से जानते हैं। अब 2 पॉइंट विशेष आपके सामने क्या आएंगे? देखो, नर का जो शिश्न है, नर का शिश्न किसके समजात माना गया है? तो नर के शिश्न को मादा की वेजाइना, मादा की योनि के समजात माना गया है। किसके समजात माना गया है? मादा की योनि के समजात। क्योंकि इधर जो मैथुन क्रिया संपन्न होती है नर के अंदर, वो पेनिस भाग के द्वारा संपन्न होती है। और इधर जो सेक्स प्रोसेस मैथुन क्रिया संपन्न होती है वो वेजाइना भाग के द्वारा संपन्न होती है। तो दोनों का काम क्या है? सेम हो गया दोस्तों। इधर नर का शिश्न जो भाग है वो मादा की योनि के समजात माना गया है। और शिश्न का जो आधारीय फुला हुआ भाग था, जिसे अपन ने शिश्न मुंड नाम दिया है, तो नर के शिश्न का शिश्न मुंड, नर के शिश्न का शिश्न मुंड मादा की क्लाइटोरिस के समजात माना गया है। इसको मादा की क्लाइटोरिस के समजात माना गया है। क्यों माना गया है? इसको क्यों माना गया है? क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन है। और नर का जो शिश्न मुंड है वो मादा की क्लाइटोरिस के समजात क्यों माना गया है? क्योंकि इन दोनों भागों पर ही स्पर्शग्राही संवेदांग उपस्थित होते हैं। और ये स्पर्शग्राही संवेदांग मैथुन इच्छा को जागृत करने का कार्य संपन्न करते हैं। तो याद रखना, शिश्न मुंड और क्लाइटोरिस पर, क्लाइटोरिस मादा जननांग का पार्ट है, मतलब कि वेजाइना का पार्ट है, और शिश्न मुंड वो शिश्न का पार्ट है, पेनिस का पार्ट होता है। और इन दोनों के ऊपर स्पर्शग्राही संवेदांग उपस्थित होते हैं जो मैथुन इच्छा को जागृत करने का कार्य संपन्न करते हैं। फिर अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों, प्रोस्टेट ग्रंथि। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी अच्छे निकलते हैं। और वो क्या है देखना ध्यान से। अगला पॉइंट आता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। याद रखना दोस्तों, जनन ग्रंथियों की यदि मैं बात करूं तो जनन ग्रंथियों में यह सबसे बड़ी तथा सघन ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी और कैसी ग्रंथि होती है दोस्तों? सघन ग्रंथि होती है। इसके द्वारा क्षारीय पदार्थ सीक्रेट होता है। याद रखना, चाहे नर जनन ग्रंथियों की बात करें, चाहे मादा जनन ग्रंथियों की बात करें, सभी प्रकार की जनन ग्रंथियों से क्षारीय पदार्थ सीक्रेट होता है। अम्लीय पदार्थ किसी भी ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो क्षारीय पदार्थ जो स्रावित होता है वो वीर्य का कितना % भाग बना रही थी भी थोड़ी देर पहले? तो सर वीर्य का 20 से 40% भाग तैयार करती है। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? प्रोस्टेट ग्रंथि। शेष जो वीर्य का 60 से 80% भाग था वो अभी आपको पता चल चुका था। कौन बना रहा था? शुक्राशय बना रहा था। तो वीर्य या सीमेन का 60 से 80% भाग तो शुक्राशय बनाता है और 20 से 40% भाग कौन तैयार करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। इसके अलावा जो क्षारीय पदार्थ होता है, इस प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जो क्षारीय पदार्थ सीक्रेट हुआ है, इस क्षारीय पदार्थ के अंदर स्पर्मिन उपस्थित होता है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूल मत जाना दोस्तों।
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मिन क्या करता है दोस्तों, शुक्राणुओं को जीवाणुओं के संक्रमण से बचाता है। शुक्राणु जीवाणु से संक्रमित ना हो जाए, इससे बचाने का कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है, स्पर्मिन के द्वारा संपन्न होता है। और स्पर्मिन कहाँ से सीक्रेट हुआ है, तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा क्षारीय पदार्थ सीक्रेट हुआ उसके अंदर क्या उपस्थित होता है दोस्तों, स्पर्मिन उपस्थित होता है। और स्पर्मिन क्या काम कर रहा है, शुक्राणुओं को जीवाणुओं के संक्रमण से बचाता है। इसके अलावा इस क्षारीय पदार्थ के अंदर फाइब्रिनोलाइसिन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, फाइब्रिनोलाइसिन उपस्थित होता है। और ये फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है दोस्तों, वीर्य या सीमेन को स्कंदित होने से बचाता है। वीर्य या सीमेन को क्या करता है, स्कंदित होने से बचाता है। स्कंदित होने का मतलब है जमने से बचाता है, क्योंकि वीर्य या सीमेन जम चुका है, जम गया है, तो आप सभी को पता है कि उसके अंदर कौन गति नहीं कर पाएंगे, शुक्राणु गति नहीं कर पाएंगे। तो ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए विशेष है। हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो ना हो, लेकिन इंसान को इन बातों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो एक तो स्पर्मिन है जो शुक्राणु को जीवाणु के संक्रमण से बचा रहा है, दूसरा फाइब्रिनोलाइसिन है जो वीर्य या सीमेन को स्कंदित होने से बचाता है, जमने से बचाता है, क्योंकि यदि वीर्य जम गया तो शुक्राणु उसमें गति नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, और सेक्स प्रोसेस की क्रिया के दौरान मादा की वेजाइना पार्ट तक नहीं जा पाएंगे, अंडवाहिनी तक नहीं पहुँच पाएंगे, निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होगी, वो नहीं होगी, तो संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसके अलावा अपन बात करें तो लास्ट जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है आपकी काउप्रस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, काउप्रस ग्रंथि। और काउप्रस ग्रंथि के द्वारा भी कैसा पदार्थ सीक्रेट होता है, क्षारीय चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट होता है। और ये क्षारीय चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, तो साथियों मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या करने का काम संपन्न करता है, उदासीन करने का कार्य संपन्न करता है। क्योंकि केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी जानते हैं क्षार और अम्ल की विक्रिया जब भी संपन्न हुई है, प्रोडक्ट आपका उदासीन बना है, न्यूट्रल बना है। तो काउप्रस ग्रंथि क्षारीय चिपचिपा पदार्थ साबित करती है, मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या करती है दोस्तों, उदासीन करने का कार्य संपन्न करती है। तो ये था दोस्तों आपका नर जनन तंत्र। याद रखना, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के अलावा कुछ इस टॉपिक के बहुत सारे एसएसपी हैं जो अपन टॉपिक के एंड में लेंगे, आप उनको देखना ना भूलें। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि मुझे भी कुछ और ज़्यादा आपसे मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए क्या बनता है, मेरे अंदर कितनी एनर्जी भरता है, वो तो शायद मेरे को ही पता है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में आप तो जानते नहीं हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उनको बहुत जल्दी देख पाए। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।